आईवीएफ एक तरीका इलाज है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, जहां कहीं बांझपन का हमें सामना करना पड़ता है। औरत की बॉडी से एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, उनको स्पर्म्स के साथ मिलाकर ग्रो कराते हैं अप टू डे 5 और 5 दिन की एक अर्ली प्रेगनेंसी को हम एक औरत के पेट में वापस डालते हैं। किन किन जोड़ों को आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए? आपको ट्राई करते हुए 3 साल हो चुके हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। जो मेल हैं वो शायद एजोस्पर्मिया उनको होता है, वो कैसे ये मानें कि ये स्पर्म हमारा ही है? आईवीएफ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ओके, सो आईवीएफ एक तरीका इलाज है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, जहां कहीं बांझपन का हमें सामना करना पड़ता है और इसका ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब ये है कि हम औरत की बॉडी से एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, उनको स्पर्म्स के साथ मिलाकर एक पेट्री डिश में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं और उन्हें ग्रो कराते हैं अप टू डे 5 और 5 दिन की एक अर्ली प्रेगनेंसी को हम एक औरत के पेट में वापस डालते हैं, यूट्रस में वापस डालते हैं, जहाँ से उसके ग्रो करने का तकरीबन चांस अप टू 50% होता है। ये तरीका इलाज वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ख़वातीन को बाज़ ट्यूब्स के कोई मसाइल हों, उनकी ट्यूब्स काम ना करी हों या आदमियों के स्पर्म्स बहुत कमज़ोर हों, उस सूरत में आईवीएफ का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में ये 1978 से चल रहा है, सो इट्स अ वेल इस्टेब्लिश्ड मोडालिटी। क्या मैम पाकिस्तान में ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। सो पाकिस्तान में एक्चुअली ये तरीकाकार बहुत जल्दी शुरू हो गया था एंड थैंक्स टू प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़, इट स्टार्टेड इन पाकिस्तान। दुनिया के उन अर्ली ममालिक में से था जहाँ पर ये तरीकाकार इस्तेमाल हुआ और तकरीबन 1983 से ये तरीकाकार पाकिस्तान में राइज है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे सेंटर्स काम कर रहे हैं एंड देयर आर गुड क्वालिटी सेंटर्स इन पाकिस्तान जो कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम किन किन जोड़ों को आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए? देखिए, एक तो जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको बच्चे के लिए कंसीव करने की कोशिश में 3 साल हो चुके हैं तो आपको फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए देखने के लिए कि इसकी क्या वजह है। उसके बाद हो सकता है कि किसी आईवीएफ जैसे महंगे या मुश्किल तरीका इलाज पर आपको ना जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन एटलीस्ट गेट योर सेल्फ टेस्टेड, एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें, बजाय इसके कि जनरल डॉक्टर्स के पास ही आप रहें। फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलकर उसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा। और अगर उसके बाद आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं, स्पर्म्स का प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बड़ी बार आपको एग बनने की दवाई दी गई हो और आपके फॉलिकल्स ना बनते हो, उस सूरत में हम आईवीएफ या इक्सी की तरफ मूव कर जाएं। अच्छा मैम, हमारे यहाँ जो आम मैसेज हैं या जो आम लोग हैं उनको शायद वो समझते हैं कि जो आम गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो यूरोलॉजिस्ट हैं वही शायद फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं। तो एक तो हमारे आम लोगों को बताइए कि उनको कब फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जाके रब्ता करना चाहिए? देखिए, हमारे लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास जाने में एक कॉस्ट आती है और मैं जो सच्ची सी बात है, पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स, जनरल गायनाकोलॉजिस्ट और जनरल यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज लॉन्ग एज वो सही टाइम पर पेशेंट को आगे सब स्पेशलिटी में रेफर कर देते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको एक डॉक्टर के पास विजिट करते हुए शादी को 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है और आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा जनरल गायनाकोलॉजिस्ट और जनरल यूरोलॉजिस्ट के पास, तो प्लीज़ डू सीक हेल्प कि आपको किसी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल के देखना चाहिए। अगर आप किसी आईवीएफ सेंटर में आते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ ही पुश करेंगे। हो सकता है हमारे देयर आर मेनी पेशेंट्स जो कि बगैर आईवीएफ के हमारे पास आते हैं और वो बगैर आईवीएफ कराए उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी द राइट डॉक्टर। राइट डॉक्टर को राइट टाइम पे मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एफर्ट एक पेशेंट को खुद करनी पड़ती है। ये एफर्ट करने के लिए यहाँ कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं जो उसको राइट चैनल की तरफ पुश कर सके। मैम, एक जो आम जोड़ा है उसको कब पता चलेगा कि अब जो है हमारी जो रिप्रोडक्शन है या जो हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते थ्रू नॉर्मल जो है नेचर के ज़रिए जो नॉर्मल तो वो कब उनको पता चलेगा कि हमने अब जो है वो आईवीएफ की तरफ जाना है? और क्या आप
एनलिस्ट कर सकती हैं कुछ प्रॉब्लम्स के, इन अगर प्रॉब्लम्स का शिकार हैं पेशेंट्स तो उनको फिर IVF की तरफ जाना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दो बातें, मैं इसकी दो पार्ट्स करूँगी आपके इस क्वेश्चन के। एक तो देखिए, एक बात ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपको ट्राई करते हुए 3 साल हो चुके हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ये उस सूरत में है जबकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम पीरियड्स का नहीं आया, इंटरकोर्स में, सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज़ द पीरियड टू वेट। हाउएवर, अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी है, आपकी एज ज़्यादा है, तो बाज़-औक़ात हम पेशेंट से कहते हैं आप 6 महीने से ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए नेचुरल प्रेगनेंसी का, एंड गो एंड सी अ रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट। अगर हम कॉजेज़ एनलिस्ट करें, मसलन जैसे मैंने आपसे कहा, एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म्स का नंबर कम होना, स्पर्म्स की में मूवमेंट का कम होना या नॉर्मल फॉर्म्स का कम होना। पाकिस्तान में आजकल मोटिलिटी के डिसऑर्डर्स या जिसमें स्पर्म मूव कम करते हैं, वो आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। इसी तरह ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ बहुत सारे जनरल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ओव्यूलेशन इंडक्शन का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और बाज़ औक़ात ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है और उसके बाद इट बिकम्स हार्डर टू गेट प्रेग्नेंट। एंडोमेट्रियोसिस एक और वजह है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें IVF की तरफ मूव करना पड़ता है। किसी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों, किसी सर्जरी की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हों। ट्यूबरक्लोसिस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। दिस इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से आपको IVF या ICSI की ज़रूरत पेश आ सकती है। ये तो एक साइड है, बट देयर इज़ एन अदर साइड टू दिस क्वेश्चन, और वो ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कपल की शादी को जब 2 महीने हुए होते हैं तो उसके बाद घर के बड़े बूढ़े कहना शुरू कर देते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, और वो वक्त से पहले उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं जहाँ पर वो उनकी नॉर्मल नेचुरल साइकिल के साथ इंटरफेयर कर देते हैं। जब उन्हें वक्त से पहले दवाइयाँ शुरू करा दी जाती हैं, 3-4 महीने दवाइयाँ लेने के बाद जब वो कंसीव नहीं करते तो उसके बाद वो किसी दाई के पास चले जाते हैं जहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कोई जेनिटल इन्फेक्शन हो जाता है लोकल अननेसेसरी एग्जामिनेशंस की वजह से, या कोई दाई ने कुछ अंदर रख दिया जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेड उसके बाद एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, हम इलाज कराने की बजाय बाज़ औक़ात बीमारी मोल ले लेते हैं बाय डूइंग दीज थिंग्स। एंड आई फील, मुझे पाकिस्तान आए 2 साल हुए हैं और मुझे मेरा ये ख्याल है कि मैंने बहुत ऐसा देखा कि इनिशियल सिंपल ट्रीटमेंट से चलते चलते हमने वी गॉट इंटरफेयर्ड बाय अ दाई, और उसने जो है इंटरनली कुछ रखा, कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद फिर बॉडी उससे रिकवर नहीं की, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो कपल जो है एंड अप इन IVF, जिसको शायद इनिशियली ज़रूरत नहीं थी। तो बाज़ औक़ात बहुत हेस्टी होना, बहुत जल्दी फर्टिलिटी की कोशिश करना, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है और वो नफ़ा की बजाय नुकसान देता है। तो एटलीस्ट 3 years तक आपको नेचुरली ट्राई करना चाहिए। इफ़ यू आर यंग, इफ़ योर एज इज़ अंडर 30, देयर इज़ नो डिसऑर्डर, कभी कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई, इन दैट केस वेटिंग फॉर 3 years इज़ फाइन। पाकिस्तान का जो सोशल सेटअप है उसमें 3 साल इंतजार करना इज़ वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट। तो कम से कम फैमिली का इतना प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, जो हम कहते हैं कि वो खुद तो चाहे बेचारे इतनी उनको ज़रूरत नहीं होती, जितना इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट 1 year गिव योर सेल्फ, अगर बोथ ऑफ यू आर फिट एंड हेल्दी, और अगर आप दोनों यंग हैं, अगर कोई ऑलरेडी डायग्नोसिस है पहले मौजूद है और कोई एज इज़ मोर, देन इन दैट केस सीक हेल्प अर्ली। तो मैम, एक इसकी जो IVF है इसकी कॉस्टिंग पे बहुत लोग समझते हैं कि ये अनरीचेबल ट्रीटमेंट है। कितनी कॉस्ट आ रही है पाकिस्तान में? सो एक्चुअली ऑन एवरेज, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान देयर वाज अ टाइम जब ये ट्रीटमेंट 3 से 4 लाख में पॉसिबल था, और अब ऑन एवरेज इसकी गुड वेल रेप्यूटेड क्लिनिक में इसकी कॉस्ट तकरीबन 7 लाख प्लस है एक सिंपल IVF की। बेयर इन माइंड कि मैं बात कर रही हूँ वेल रेप्यूटेड क्लिनिक जिन्होंने डिस्पोजेबल इक्विपमेंट इस्तेमाल करनी है, इक्विपमेंट को रीयूज़ नहीं करना, जो मीडिया इस्तेमाल करना है लैब में दैट इज़ इम्पोर्टेड, हर चीज़, एवरीथिंग इज़, द कॉस्ट इज़ इन डॉलर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो जो कॉस्टिंग है वो पेशेंट को, जैसे जैसे डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है IVF, उतना पेशेंट के लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। 7 लाख ये होल ट्रीटमेंट, पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट की है। सो इसके अंदर ऑन एवरेज, जैसे मैंने कहा, टू डेट इट इज़ अबाउट 7 लाख, और ये कॉस्ट बनती है एक साइकिल जिसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं, एक एग कलेक्शन, उसके बाद एम्ब्रियो को बनाना, और एक फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने हैं और वो बाद में ट्रांसफ़र करने हैं तो वो एक एडिशनल कॉस्ट होती है।
तो नॉर्मली चूंकि हमारे यहाँ लोग इस पे बहुत बात करते हैं, हम लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा, शायद कोई 3-4 मिलियन 5 मिलियन तक का प्रोसीजर है, कहीं वाकई है? अगेन देखिए, कॉस्टिंग पर्सन टू पर्सन, सेंटर्स टू सेंटर वेरी करती है. जस्ट मेक श्योर यू आर गोइंग टू अ क्रेडिबल प्लेस, यू आर गोइंग टू अ क्रेडिबल सेंटर, जिन पर आप एतमाद कर सकें, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें. सो बोथ द डॉक्टर और एज वेल एज द सेंटर. दैट इज़ मेरा मैं ऐसे भी जानती हूँ वे पीपल आर चार्जिंग मोर, जहाँ लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हालांकि उनकी एक्सपर्टीज़ कम है, हालांकि लैब का स्टैंडर्ड कम है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने लिए राइट प्लेस चूज़ करें और आप उसको सर्च करके एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी छान पटक करके गो टू द राइट प्लेस. दैट्स, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो मैम क्या ये 100% ट्रीटमेंट है? क्या एक दफ़ा पे करने से जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो इसके 100% होते हैं? आई विश कि ऐसा होता. ये बात ज़हन में रखिए कि जो हर रूह है उसकी पैदाइश अल्लाह ताला के हाथ में है. हम वसीला बन सकते हैं. अगर कोई वजह ऐसी है जो IVF से बाईपास हो सकती है, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक गुड क्वालिटी डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, तो वो यूट्रस में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने यूट्रस की कैपेसिटी पे छोड़ दिया और अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि ये पिकअप होगा या नहीं. सो इवन इन द बेस्ट पॉसिबल वे एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के बाद सक्सेस रेट 50% है. अगर हम इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं ऑन एवरेज सक्सेस रेट इज़ अबाउट 33% ऑन एवरेज फॉर ऑल एजेस. यानी 3 में से 1 कपल को प्रेगनेंसी होती है बाय IVF, और अगर हम गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट तक पहुँच जाएँ तो उनका यही रेट बढ़ के 50% हो जाता है. ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ बांधे. अच्छा मैम, कुछ जो मेल हैं वो शायद एजोस्पर्मिया उनको होता है, तो आप कैसे उनके स्पर्म कलेक्ट करते हैं? वो कैसे ये मानें कि ये स्पर्म हमारा ही है? ओके, ऑलराइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, एक तो ये कि किसी भी चीज़ में, किसी भी इलाज में अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट इज़ नीडेड. अपने प्रोफेशनल पे एक ट्रस्ट आपको चाहिए. हम ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हर स्टेप पे 2 जगह पर पेशेंट का नाम, उसका जो ID नंबर उसको जनरेट किया जाता है वो चेक करते हैं ऑन एवरी स्टेप. नर्स उसको थिएटर में लाने से पहले चेक करती है, डॉक्टर चेक करता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करता है. देन उसके बाद एग कलेक्शन के बाद वी शाउट इट अगेन, 2 पीपल चेक इट कि जो डिश लिखी गई है वो इसी नाम और इसी नंबर के साथ लिखी गई है. सिमिलरली जब स्पर्म का सैंपल आता है 2 लोग उसको कंफर्म करते हैं टू मेक श्योर कि हम ह्यूमन एरर को कम से कम कर सकें और अपनी पूरी नीयत के साथ इसको डिलीवर कर सकें. रही बात एजोस्पर्मिया के साथ, हाउ कैन अ पर्सन नो कि इट इज़ देयर स्पर्म. देखिए, एजोस्पर्मिया में वी नीड टू फाइंड आउट कि वजह क्या है इस एजोस्पर्मिया की. अगर तो जो टेस्टीज़ हैं उन्होंने स्पर्म्स बनाने बिल्कुल बंद कर दिए हुए हैं, देन दैट इज़ अ केस जिसमें वी आर अनएबल टू गेट स्पर्म्स. एंड देयर इज़ अ स्मॉल कैटेगरी जिसमें हमें स्पर्म्स नहीं मिलते. इसके अलावा 2 और वजह हो सकती हैं. बॉडी में हार्मोन्स की कमी है, FSH LH की कमी है, उसको हम बाहर से हार्मोन्स दे के टेस्टीज़ को स्पर्म्स दोबारा बनाने के ऊपर हम माइल कर सकते हैं. सिमिलरली दूसरा तरीका ऑब्स्ट्रक्शन है. कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई विजेक्टमी की हिस्ट्री है, तो वो हम सर्जिकली रिट्रीव कर सकते हैं. सर्जिकली टेस्टीज़ में से हम स्पर्म्स को निकाल सकते हैं. इवन वो लोग जिनके टेस्टीज़ हमारा ख्याल होता है कि काम नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, बाज़-औक़ात सर्जिकली उनके टेस्टीज़ में से भी हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं जो कि अंदर पड़े हुए होते हैं, डोर्मेंट होते हैं, जिनको हम IVF या ICSI के लिए कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं. रही बात वाई शुड एनीबडी ट्रस्ट अस, देखिए रोज़ के जो हम मरीज़ देखते हैं उसमें से वो मरीज़ जिनका इलाज पॉसिबल नहीं होता, जिनके एग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं या जिनके स्पर्म्स रिट्रीव करने पे भी नहीं मिलते, उनको हम वापस भेज देते हैं कि आई एम सॉरी वी कांट हेल्प यू. अगर हमने किसी और का ही स्पर्म्स या किसी और का ही एग इस्तेमाल करना होता तो कोई पेशेंट भी हम टर्न अवे ना करें. हर किसी के लिए किसी ना किसी का कोई करके, द फैक्ट कि हम पेशेंट्स को टर्न अवे करें जब हमारे पास इलाज नहीं होता, इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको सही तरह से गाइड कर सकें. योर स्पर्म, योर एग, वही इस्तेमाल किया जाए. सो बे औलाद जो लोग हैं उनको मायूस नहीं होना चाहिए. इसके अब साइंटिफिकली जो इलाज हैं वो मतलब कि मुमकिन है. या एब्सोल्युटली मुमकिन है. और एक और बात मैं आप मैसेजेस पे जो देना चाहूँगी, देखिए हम कहते हैं कि ये तरीका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है और उसके बाद फिर 100% गारंटी नहीं है.
100% गारंटी तो मेरे आपके सड़क क्रॉस करने की नहीं कि हम सड़क के दूसरी तरफ पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, बट हम जिस चीज़ पे सफ़र पे निकलते हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी खलूस नीयत के साथ। कोशिश अगर एक पेशेंट और एक डॉक्टर करता है तो उसके अंदर अल्लाह ताला कामयाबी देता है। अगर किस्मत में औलाद लिखी है तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई। दूसरी बात ये रही बात महंगे होने की, तो देखिए हम अपनी शादियों पे इतने इतने पैसे खर्च कर देते हैं, लाखों करोड़ों लगा देते हैं, और उसके लिए लोग चीज़ें बेच के, और उस शादी का पर्पस क्या होता है? औलाद। बट जब वही हमें उस औलाद पे डायरेक्टली खर्च करना पड़ता है तो हमें वो प्रॉब्लमैटिक लगता है। तो आई थिंक इसको ऐसे सोचना चाहिए, अपने फाइनेंसेस अरेंज करने चाहिए, जमा करें, कमेटी डालें। यू हैव टू प्लान योर जर्नी रादर देन थिंकिंग कि मेरे पास आज पैसे नहीं है। उसको प्लान कीजिए, उसको एक मकसद बनाइए, एंड देन लुक फॉर इट। और फिर देखिए कि किस्मत में लिखा है तो अल्लाह ताला ने इस रास्ते से देना है, देन व्हाई नॉट। तो मैम आपने ये क्यों मुश्किल रास्ता चूज़ किया? यू आर डूइंग वेल, इंग्लैंड में आप अच्छा काम कर रही थी, वहाँ पे लोग IVF की तरफ जाते भी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में तो ट्रेंड भी कम है, तो आपने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया इतना मुश्किल? देखिए मेरी वालदा की एज है 80 ईयर्स और वो अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, और वो एक छोटे इलाके में प्रैक्टिस कर रही है, और वो कहती हैं कि स्पेशलिस्ट को हर किसी की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आई फील कि पाकिस्तान में IVF ICSI के स्पेशलिस्ट कम है और स्पेशलिस्ट को लोगों की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। तो इसको प्रोफेशन समझते हुए आप अपना सा पूरा काम करें, बाकी उसका फल, नियत का फल देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।